हाँ भाई लाडलो, एक बार फिर से सभी नौजवान साथियों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी? जो सभी मेरे साथी सपना बदन पे वर्दी का लेके और जोरदार तैयारी में जुटे हुए हैं, उन सभी के लिए आज फिर से एक जबरदस्त वीडियो जिसमें मैं जीके के वो मतलब टॉप क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो एग्जाम में आते हैं और उन्हीं टॉपिक से लगभग उन्हीं क्षेत्र से क्वेश्चन बार बार उठते रहते हैं। वैसे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन या फिर उनसे जुड़े हुए चीजें जो मैं आपको बाद में क्वेश्चन के साथ ही कराता रहूंगा, 4 से 5 से 8 से 10 लाइनें बताता रहूंगा हर क्वेश्चन की। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि जीके के बचे हुए टाइम में जो आपके पास में 15 से 18 दिन का जो समय बचा हुआ है, इस बचे हुए टाइम के अंदर आपको जो जीके के क्वेश्चन तैयार करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो किन किन टॉपिक से आपको मोटा मोटा ऊपर से पढ़ लेना चाहिए कि वहां से ज्यादा क्वेश्चन उठने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो एक बार उनको आप रिवीजन कर देंगे, बहुत ज्यादा नहीं देने वाला हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक में लास्ट में आपको बता दूंगा कि इन टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं कवर, अभी लास्ट टाइम में भी मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, तो यहां से क्वेश्चन उठना ये समझ लो कि मैक्सिमम क्वेश्चन उठेंगे इन टॉपिक से जो मैं आपको कराऊंगा। पहले मैं आपको लगभग जीके के 20 के आसपास ऐसे टॉप क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में मैक्सिमम आते रहते हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। और आप उनसे जुड़े हुए टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो आपका जो है मतलब ये मान के चलो कि पेपर में कोई गड़बड़ होगी ही नहीं। ठीक है, तो पहले अपन क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में पूरा डाटा है अपने पास में कि भाई क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ने चाहिए। ठीक है, टॉपिक वगैरह सब कुछ बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन लेके चलते हैं। टॉप क्वेश्चन मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं इस मॉडल सेट के लिए। ठीक है, तो भाई इसमें सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा, कमलनाथ, इनमें से कौन से हैं जो हमारे देश के, भारत देश के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, ये पूछ रहा नहीं रहे हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, नहीं रहे पूछ रहा है कि कौन नहीं रहे। बाकी आपके सामने ऑप्शन हैं। अब इसमें आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई यहाँ पे मनमोहन सिंह दिया हुआ है, ये तो जो है पीएम रहे थे, ये रहे कि नहीं रहे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक और आगे और भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। पहले मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊं क्योंकि बालकों के काफी के वो थे कि सर आप आंसर पहले दिखा देते हो, आप पहले खुद सेलेक्ट करो फिर मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, है ना। और भाई इंग्लिश वाले बालकों को इस बार एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो आप इसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं या फिर मैं ऐसा करूंगा जो इसकी मैं पीडीएफ डालूंगा वो इंग्लिश में भी डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। बाकी आपको करवा देता हूं, अगर आपको जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है तो आप जुड़े रहिए, है ना। आप अच्छे से इन क्वेश्चन से बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा भाई, मतलब सीखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट भी, जैसे देख सकते कमलनाथ, कमलनाथ जो हैं कभी भी भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे। ठीक है, लेकिन इनके पास में और विभिन्न अन्य मंत्रालयों में जैसे वाणिज्यिक हो गया, फिर उद्योग का हो गया, या फिर सड़क परिवहन का हो गया, राजमार्ग मंत्री के रूप में इन्होंने जो है कार्य किया था। तो जो कमलनाथ रहेगा इसके अंदर, जिसने कमलनाथ सेलेक्ट किया था वो राइट आंसर है। बाकी सभी वित्त मंत्री रह चुके हैं भाई। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र, वैसे आजकल के सारे बालक जानते हैं ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन इसमें गलती मत कर देना भाई। ठीक है, ये किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? सिनेमा, चित्रकला, शिक्षा और संस्कृति। सिनेमा में दिया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं ऑस्कर पुरस्कार जिन्हें एकेडमी पुरस्कार अवार्ड भी कहा जाता है, फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानने के लिए दिए जाता है। ठीक है, तो सिनेमा क्षेत्र में इसका जो है आंसर जो रहेगा राइट रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती करेगा। ठीक है, इसमें दिल्ली, बंबई, चेन्नई और कोलकाता, इसमें आपका दिल्ली राइट आंसर रहेगा। इंडिया गेट दिल्ली में। नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया, क्यों लिया है? क्योंकि ऐसे आपसे जरूरी नहीं कि यही पूछेगा। ठीक है, अब आपसे हर एक स्टेट की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज पूछ लेगा, कोई फेमस जैसे मंदिर है वो पूछ लिया, फिर कुछ ऐसी चीज बनी। मैं आगे कुछ क्वेश्चन डाले भी हैं, मैंने आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह, आप एक चीज को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह जो है उसका संबंध किस खेल से? भिड़ते ही दावक मत कर देना। ठीक है, गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। दावक, क्रिकेट, गोल्फ और बिलियर्ड्स। अगर आपने पढ़ा है तो ये मैं मिल्खा सिंह के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जीव मिल्खा सिंह के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। जो जीव मिल्खा सिंह है वो मिल्खा सिंह के बेटे हैं। ठीक है, और मिल्खा सिंह जो हमारे भारत के दावक रहे हैं बहुत ही अच्छे, जिनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है।
तो जीव मिल्खा सिंह जो है भारत के एक प्रसिद्ध पेशेवर गोल्फर हैं, जो उनके बेटे हैं वो गोल्फर हैं, ठीक है। इन्होंने एशियाई टूर और यूरोपियन टूर में कई टूर्नामेंट जीते हैं। इनके पिता मिल्खा सिंह भारत के एक महान एथलीट धावक थे, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को समझना है, एकदम से जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग भी ठुकेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कौन सी भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है? केरल की भाषा पूछ रहा है, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, तमिल, ठीक है। अब यहां गड़बड़ नहीं कर देना भाई, केरल की भाषा आपको बतानी, वैसे गुजराती तो आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, तमिल भी क्लियर हो जाएगी, तेलुगु मलयालम में आप कंफ्यूज में रहेंगे, ठीक है। इस हिसाब का दो ऑप्शन तो देगा कि आप कंफ्यूजन में रहें, तो मलयालम इसका राइट आंसर रहेगा, केरल की आधिकारिक भाषा है। तेलुगु जो है मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है, और गुजराती तो गुजरात की होगी, तमिल तमिलनाडु की होगी, लेकिन पांडिचेरी में भी बोली जाती है तमिल, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां आयोजित होंगे? 2028 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं वो कहां आयोजित होंगे? बीजिंग, टोक्यो, लॉस एंजलिस, मॉस्को, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, अपना बताइए, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं। ये आपके 2028 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होंगे, जो लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होंगे। यह आयोजन 14 जुलाई से 30 जुलाई 2028 तक चलेगा। यह तीसरी बार होगा जब लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। इससे पहले इन्होंने 1932, 1984 में भी मेजबानी की थी, और अब 1984 के बाद 2028 में इनको फिर से तीसरी बार मौका मिल रहा है इसी जगह पे ओलंपिक करवाने का, 2028 में, ठीक है। भारत में किस राज्य की भाई ये चीजें पढ़ लेना, ओलंपिक कब कहां हुए थे, कब कहां होने हैं, ठीक है, और इसमें क्या क्या किस किसने किस हिसाब से अपने देश की भूमिका क्या रही, किसने कब गोल्ड मेडल वगैरह जीता, तो ये चीजें मैं आपको टॉपिक जो दे रहा हूं ना, वो चीजें कवर करके दूंगा। कौन कौन से टॉपिक मोस्ट है, यहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं, वहां पे आ जाएंगी ये चीजें, ठीक है। भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? भाई केरल, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र। वैसे मुझे नहीं लगता इसको कोई गलत करेगा, अपना क्वेश्चन सेलेक्ट करो, मैं आपको आगे बता देता हूं इसकी डिटेल। केरल जो है भारत का सबसे साक्षर राज्य रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, लेकिन 2021 की 2025 में, सॉरी 21 नहीं 2025 में, पहले आप देख लो 2011 की जो जनगणना थी ना, उसमें केरल की साक्षरता दर 94% थी, पर नाम तो कहीं है नहीं, बाकी साक्षरता दर काफी वो है, बाकी तो चलो ठीक है। 2025 के उपलब्ध नवीनतम अनुमानों और सांख्यिकी रिपोर्ट्स के अनुसार केरल लगभग 96% से अधिक साक्षरता दर के साथ देश में पहला अपना शीर्ष स्थान बनाए हुए है, और नीति आयोग के विभिन्न सूचकांकों में भी शिक्षा के मामले में केरल को पहले स्थान पे रखा गया है, ठीक है भाई। सबसे साक्षर अगर राज्य की बात हो हमारे देश में, तो केरल अभी भी शीर्ष स्थान पे बना हुआ है भाई, ठीक है। बाकी अर्धसैनिक बलों का परिचालन नियंत्रण किसके अधीन होता है? अर्धसैनिक बल मतलब समझ रहे हो, एसएससी जीडी की जो भर्ती निकलती है, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस, इसका जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी वगैरह ये सब आते हैं, इसका जो परिचालन नियंत्रण जो है वो किसके अधीन होता है? रक्षा मंत्रालय इसको देखता है, या गृह मंत्रालय देखता है, केंद्र सरकार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, रक्षा मंत्रालय सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री जो है मिलिट्री को देखती है, पैरामिलिट्री को होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका गृह मंत्रालय रहेगा, जो अभी गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं प्रेजेंट में, तो उन्हीं के अंडर में ये सारी देख रेख ये काम होता है। अभी तक अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या, अब यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक पूछा जाए भारतीय मूल के, ठीक है, एक पूछा जाए भारतीय नागरिक, कितने गए हैं अभी तक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है पहले, ठीक है। पहले आप ऑप्शन अपने हिसाब से चूज कर लो, मैं कंफ्यूजन की बात क्यों कर रहा हूं आगे आपकी कवर कर देता हूं। अभी तक अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 1 है, लेकिन अगर आपसे भारतीय मूल के व्यक्तियों को मिलाकर पूछा जाए तो ये संख्या टोटल 5 हो जाएगी। अब 5 कौन कौन है आपके सामने? सबसे पहले जो मैं बता रहा, भारतीय जो जाने वाले थे, राकेश शर्मा 1984 में, ये अंतरिक्ष में जाने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक हैं, नागरिक भारत के, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने सोवियत संघ के सोयूज T11 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा की थी। भारतीय मूल के अन्य व्यक्ति जो दूसरे देशों के नागरिक थे, ये भारतीय, बाकी मैं और आपको बता रहा हूं वो भारतीय मूल के, लेकिन नागरिक वो दूसरे देशों की उन्होंने नागरिकता ले ली थी। जैसे कौन है? कल्पना चावला, ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी,
अमेरिकी नागरिक है ये, ठीक है। उसी हिसाब से सुनीता विलियमसन, ये भी जो है आपकी सुनीता विलियम्स भी जो है अमेरिकी नागरिक है, ये दूसरी महिला थी, हैं, ठीक है। और वे वर्तमान में भी अंतरिक्ष अभियानों में सक्रिय हैं। उसके बाद राजाचारी, ये भी जो है भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है, जिन्होंने नासा के क्रू 3 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा की थी। और सिरिसा बांग्ला, इन्होंने 2021 में वर्जिन ग्लैंटिक के निजी अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के किनारे तक यात्रा की थी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं अंतरिक्ष से जुड़े हुए, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि भाई टॉपिक में ये सारी चीजें कवर करूंगा मैं, इसी हिसाब के क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी लास्ट में अपन कुछ अगला वीडियो जो अपना रहेगा मैथ को लेके रहेगा, मैथ के कुछ मोस्ट आपके टॉपिक से क्वेश्चन उठा के देंगे और आपको बताएंगे कि इनको भी अगर आप पढ़ लेते हो, बाकी अगर जो अटक रहे हो छोड़ भी देते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसको कवर करने के बाद नेक्स्ट वीडियो मैथ पे लेके आएंगे, फिर से एक शानदार मॉडल सेट लेके आएंगे जो मैं आपको पहले सोल्व नहीं कराऊंगा, आपसे पूछूंगा कि आपके 50 में से कितने सोल्व हुए, ठीक है। जैसे अपन ने पहले एक बार बीच में करवाया था। किसने भारत के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है? ले भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन हो गया है हमारा। इनमें से अपने को वो नेता बताने हैं जिन्होंने भारत के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों महत्वपूर्ण पदों के ऊपर कार्य किया है। तो जिसमें आपके पास ऑप्शन है श्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी। तो ये चारों ऑप्शन आपके पास में। अब बताओ इनमें से कौन है जो गृह मंत्री भी रहे हैं और रक्षा मंत्री भी, डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों पदभार संभाले हैं। तो राजनाथ सिंह ही हैं जो प्रेजेंट में भी हैं, ठीक है। राजनाथ सिंह, इन ऑप्शन की बात हो रही है, उसके अलावा भी हैं, लेकिन फिलहाल मैं इन ऑप्शन की बता दूं आपको। तो इन ऑप्शन के हिसाब से राजनाथ सिंह यह सबसे प्रमुख और वर्तमान उदाहरण है। वे 2014 से 2019 तक तो गृह मंत्री थे और 2019 से अब तक 2025 में भी यही है, भारत के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं भाई, ठीक है। उसके बाद में यशवंत राव चौहान, यशवंत राव चौहान ये जो है भाई 1962 से 1996 तक रक्षा मंत्री रहे और उसके बाद 1966 से 1970 तक गृह मंत्री रहे, ठीक है। ये हो गए एक। बाकी जो ऑप्शन दिया था उसमें ये नहीं थे, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इस हिसाब से भी अगर क्वेश्चन उठ जाता है तो आपको पता होना चाहिए ये चीज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जगजीवन राम, इन्होंने अलग अलग सरकारों में इन दोनों पदों के महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला था, अलग अलग गवर्नमेंट में, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं मुलायम सिंह यादव, हालांकि ये मुख्य रूप से रक्षा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। भाई मुलायम सिंह का एक सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूं, जो हमारे सैनिक हैं उनका जो भाई पार्थिव शरीर जो है वो भेजा जाने लगा है भाई शहीद होने के बाद में उनके घर पे, तो उसकी जो पहल शुरू की थी ना भाई इन्होंने की थी जब ये रक्षा मंत्री थे तब, ठीक है। तो ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मुलायम सिंह यादव जो है, हालांकि वे मुख्य रूप से रक्षा मंत्री के रूप में जाने जाते थे, लेकिन इन्होंने राज्य स्तर पर, ठीक है, इन्होंने केंद्र स्तर पर नहीं राज्य स्तर पर गृह विभाग संभाला था। पर केंद्र में ये कभी भी, केंद्र में ये केवल रक्षा मंत्री रहे थे, केंद्र में ये कभी गृह मंत्री नहीं रहे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए तो मैंने ये लाइनें इस वजह से कवर कर दी हैं इसके अंदर। अब आ जाता है अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, सोन, नर्मदा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? देखो लाडलो, अगर कहीं से किसी क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो जाए ना, कहीं से डाटा कलेक्शन में या कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कमेंट करना। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उन चीजों का सॉर्ट आउट करने के, जैसे पहले भी किसी मॉडल पेपर में हुई भी थी गड़बड़ तो उसको हमने सॉर्ट आउट भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो। अमरकंटक में कई नदियों का उद्गम होता है जिनमें नर्मदा और सोन प्रमुख है, तो उसमें से इसका मतलब ये आएगा नर्मदा और सोन दोनों, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के नर्मदा कुंड से होता है, यह पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। और सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक पठार से ही होता है, यह उत्तर पूर्व की ओर बहकर गंगा नदी में मिल जाती है भाई, ठीक है। तो ये इस हिसाब का अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है नदियों का तो अपन आगे टॉपिक देंगे आपको इस हिसाब का भी, ठीक है। भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? मैकमोहन, चीन लाइन, डूरन या फिर 70 पैरेलल? तो मैकमोहन रेखा जो है वो एक सीमांकन रेखा है जो भारत और चीन के बीच
पूर्वी हिमालय क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा है, एलएसी के साथ सीमा को परिभाषित करती है। इसका जो नाम है वो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1914 के शिमला समझौते में इस रेखा का प्रस्ताव रखा था भारत और चीन के मध्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, उनकी प्रतिमा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है वो कहां स्थित है? देखो इस क्वेश्चन में आपके इतने क्वेश्चन और आंसर हो गए हैं कि आपको अगर इस हिसाब से कहीं से भी उठेगा तो आप उसको राइट कर देंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके पास मिल जाएंगे। जो भाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो कहां है? केवड़िया, वडोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद। अब इसकी हाइट पूछ ले, कहां है, कब बनी थी, किसने उद्घाटन किया, किसके लिए बनी थी, तो सारे कुछ आगे मैं आपको डिटेल भी दूंगा। कुछ इसके आप प्रश्न में भी देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं वहां से भी। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, आप अपना ऑप्शन बताइए, फिर बताना। आपको ये जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। ठीक है, तो अब आ जाता है गुजरात राज्य के केवड़िया, जिसे अब एकता नगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में जो केवड़िया है वो आपका राइट आंसर रहेगा कि अब उसको एकता नगर भी कहा जाता है। ऊंचाई अगर इसकी बात करें तो 182 मीटर यानी 567 फीट इसकी ऊंचाई है। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है भाई ये। अगर पूछ लिया जाए भाई दुनिया की सबसे ऊंची अगर स्टैच्यू के बारे में बात करें तो वो हमारे देश में है फिलहाल। ठीक है, सबसे ऊंची प्रतिमा है। समर्पण की अगर बात करें तो यह प्रतिमा जो है स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, देखो क्वेश्चन कितने कवर हो रहे, पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जिन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसका स्थान की अगर अपन बात करें तो गुजरात के नर्मदा जिले में आता है भाई केवड़िया आपका जो। ठीक है, नर्मदा जिले में स्थित है, जो वडोदरा शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन इसका हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर किया गया था इसका उद्घाटन भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14, विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है? भाई विक्टोरिया मेमोरियल जो है आपका कोलकाता में स्थित है। बाकी आपके सामने ऑप्शन है, आपने कौन सा चूज किया था वो आप बताना, आपका सही हुआ है या गलत हुआ है। ठीक है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा। सबसे ज्यादा चाय कहाँ बनती है? वैसे मैं तो भाई वहां से लाके भी पिया हूं, है ना, तो आप बताओ अगर आपको पता है तो। आपके सामने ऑप्शन रख देते हैं, ऑप्शन आपने देख लिए, अब अपन डिटेल दे देते हैं। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सी असम। ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। सी पे था ना असम? हाँ, क्योंकि कई बार टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं फिर आप लोग कमेंट करो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो दिक्कत ही ना हो। जो देश के कुल चाय उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा उत्पादित करता है, मतलब देश में जितनी चाय पैदा हो रही है ना उसकी आधी चाय तो अकेला बना दे रहा है असम। ठीक है, अधिक हिस्सा उत्पादित करता है और अपनी मजबूत सुगंधित चाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, असम की चाय इसलिए फेमस भी ज्यादा। असम भारत का अग्रणी चाय उत्पादक अपने मजबूत स्वाद और चमकीले रंग के लिए जाना जाता है। अन्य प्रमुख राज्य भी हैं, पश्चिमी बंगाल दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, तमिलनाडु और केरल भी महत्वपूर्ण चाय उत्पादक है, लेकिन असम की बराबरी नहीं कर सकते भाई। ठीक है, टॉप में असम ही है भाई चाय के उत्पादन में। भारत में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों को दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? अब आपके सामने है द्रोणाचार्य पुरस्कार या फिर अर्जुन पुरस्कार या फिर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से। भारत में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों को दिए जाने वाला पुरस्कार, तो इसमें सभी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। अच्छा, इसकी डिटेल नहीं ऐड करी क्या? इसमें सभी आपका राइट आंसर रहेगा। द्रोणाचार्य भी दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद भी दिया जाता है। ठीक है, इसका उसके बाद आ जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? ओके, मेजर ध्यानचंद ये शुरू में जब शुरू हुआ था तो इसका नाम कुछ और था। आपसे ये भी पूछे कि इसका जो नाम बदला गया किस सन में बदला गया, वो भी अपन बता देंगे। पहले आपके सामने ऑप्शन है 1992, 2014, 1999 या फिर 2000। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है कब शुरू हुआ? ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में लगभग शुरू हो गया था। पहले इसका नाम था राजीव गांधी। जब ये शुरू किया गया तो इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जो मुझे भी एक सरकार की बहुत बढ़िया पहल लगी। जो मतलब जो आदमी इस पुरस्कार के लायक था, जिसका नाम रखना चाहिए, उसका नाम लेके रखा। क्योंकि मेजर ध्यानचंद ने हमारे देश के लिए जो इतना अच्छा किया है खेल में, तो उनका नाम यहाँ होना बहुत ही सही मानता हूं इस चीज को। तो इसका जो है नाम पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अभी जो 1991-92 में शुरू हुआ था, लेकिन इसका नाम परिवर्तन किया गया आपका अगस्त 2021 में।
6 अगस्त 2021 को इसका नाम चेंज कर दिया गया। इस पुरस्कार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, प्रथम प्राप्तकर्ता की अगर अपन बात करें तो शतरंज के जो दिग्गज हैं विश्वनाथन आनंद इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे भाई, ठीक है। उसके बाद आपको बता दूं 6 अगस्त 2021 को मैंने बता दिया भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। उसके बाद में आ जाती है पुरस्कार राशि की अगर बात करें तो वर्तमान में जो विजेता है उसको 25 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है इस पुरस्कार में, ठीक है। उसके बाद हालिया विजेता की अगर अपन बात करें तो 2025 में, देखो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस किस को दिया गया। तो मैं आपके सामने कुछ खिलाड़ी आपको बता दूं कि भाई हॉकी के जो कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह उनको दिया गया है। उसके बाद निशानेबाज जो है मन्नू भाकड़ उनको दिया गया है। शतरंज के जो खिलाड़ी हैं डी मुकेश उनको दिया गया है। पैरा एथलीट जो हैं प्रवीण कुमार उनको दिया गया है। इस पुरस्कार के लिए 2025 में उनको चुना गया है भाई, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आता है। तो मैं आपके कई क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में आपके लगभग टॉप 20 लेके आया हूं, लेकिन उनके साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करवा दे रहा हूं इस वीडियो में, ठीक है। भारत में मुद्रा की छपाई ब्लैंक के द्वारा की, मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है भाई? सेबी, फिक्की, आरबीआई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भारत में मुद्रा छपती है ना वो सिर्फ एक ही है जिसके पास में इस चीज की अथॉरिटी है, जो है अपना आरबीआई। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और मुद्रा जारी करने, परिसंचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। आरबीआई के पास ही करेंसी नोट छापने का एकमात्र अधिकार है, ठीक है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग जो है भारत में किस खिलाड़ी को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास है? जो इंडियन सुपर लीग है, बहुत से बालक आजकल देख रहे हैं, वैसे तो आईपीएल में ज्यादा ध्यान देते हो तुम लोग, ठीक है, हो सकता है वहां से भी क्वेश्चन उठ जाए, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा तो मैंने आपके सामने रखा। इंडियन सुपर लीग जो है भारत में किन खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए एक प्रयास है, बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि आपने चूज कर लिया होगा मुझे लग रहा है हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, इनमें से अपना क्या आप आंसर देना चाहेंगे? मैं बता दूं फुटबॉल की टीम हमारी बहुत अच्छी नहीं है वर्ल्ड में, ठीक है। उसको टीम को बनाने के लिए, बहुत अच्छी टीम बनाने के लिए हमारे देश में ये शुरू हुआ है। आईएसएल जो है इंडियन सुपर लीग की स्थापना 2013 में भारत में फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने और उसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ हुई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य खेल के मानकों को सुधार करना और भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का एक बड़ा पुल तैयार करना। मैं वही बोल रहा हूं ना, फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हमारे इकट्ठे करना और एक बहुत शानदार टीम बनाना, उसी का लक्ष्य लेके जो है ये शुरू किया गया भाई, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका 20वां क्वेश्चन, हाल ही में किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक रूप से विदाई दे दी है भाई, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में कौन से लड़ाकू विमान को विदाई दी है, ठीक है। इस हिसाब से 2025 में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके सामने आ जाएगा मिग-21, मिग-24, मिग-12, मिग-42। इस हिसाब के कंफ्यूजन वाले आपके सामने ऑप्शन रखेगा। मुझे लग रहा है इसमें आप लोग अगर करंट जीके नहीं पढ़ रहे हो तो गलती कर रहे हो। करंट जीके की मैं हर महीने की बुक डाल रहा हूं 2 से 3 टेलीग्राम के ऊपर, कल भी मैंने अपलोड करी थी, जाके आप देख लेना, पढ़ लेना उसको, उसमें मेन टॉपिक पढ़ लेना। करंट से क्वेश्चन उठने के चांस पूरे रहते हैं, कम से कम मैं मानता हूं कि 4 से 5 क्वेश्चन तो करंट से जुड़े हुए आएंगे आपके, ठीक है। तो भाई इसकी कहानी है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने 26 सितंबर 2025 को अपने प्रतिष्ठित विमान मिग-21 इसका जो है राइट आंसर रहेगा, मिग-21 यानी कि ए आपका राइट आंसर रहेगा। लड़ाकू विमान को आधिकारिक रूप से विदाई दे दी है भाई। अब सुनना, इस विमान की अगर आपसे कुछ पूछ लेता है डिटेल तो मैं आपको बता दूं 62 साल की इसकी सेवा रही है, ठीक है। मिग-21 1963 से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और इसने 6 दशकों से अधिक समय तक देश की सेवा की भाई, ठीक है। ऐतिहासिक योगदान की अगर अपना बात करें तो 1965-1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट हवाई हमले के बाद की कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी भाई, ठीक है। उसके बाद में विकल्प में अब इसकी जगह मिग-21 की जगह अब स्वदेशी तेजस LCA Mk-1A ये याद कर लेना आ सकता है। फिर इसकी जगह विकल्प में हमारे पास में ये रहेगा लड़ाकू विमान, हमारा स्वदेशी विमान है जो कि, ठीक है, विमान को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका 20वां क्वेश्चन।
अब करंट जीके के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाता है भाई आपके वो टॉपिक जीके से जो आपको मेन एक बार फिर से मोटे मोटे पढ़ लेने चाहिए, जो एग्जाम में आने के आपके पूरे चांस रहेंगे। अगर अपन हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के आपके इतिहास के मुख्य महत्वपूर्ण युद्ध जो हुए उनके बारे में जान लेना। उसके बाद में भारत का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का विद्रोह, ठीक है, प्रमुख आंदोलन और प्रमुख नेता और प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की प्रमुख घटनाएं, ठीक है, इतना कुछ याद कर लेना। इतिहास से मोटा मोटा पढ़ लेना, तो क्वेश्चन उठेंगे तो आप उनको कवर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद भूगोल का आ जाता है आपका ज्योग्राफी, तो उसमें आपको सौरमंडल, प्रमुख चोटियां, नदियां, झील, झरने, नदियां जैसे मैंने बताया था ना, पढ़ लेना एक बार मोस्ट नदियां जो हैं, ठीक है, देश और उनकी राजधानियां व उनकी मुद्राएं, ठीक है, ये चीजें आपको भूगोल में पढ़ लेनी है भाई, ज्योग्राफी में। उसके बाद आ जाता है भारत का संविधान और राजनीतिक पॉलिटी, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये आप इसमें से पढ़ लेंगे तो आपका लगभग काम हो जाएगा, जिस हिसाब से अब समय बचा हुआ है। अब आ जाता है आपका रक्षा ज्ञान, डिफेंस नॉलेज, ठीक है, इससे क्वेश्चन उठने के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे भाई, ठीक है। भारतीय सशस्त्र बल जो है, सेना, जो आपकी नौसेना, वायुसेना या फिर अपनी थल सेना के कमांड, ठीक है, उनकी कमांड हो गई या फिर उनकी रैंक संचालन हो गए, कमांड जैसे कितनी कमांड है, कौन सी कमांड कहाँ है, ठीक है, या फिर उनके जो है संरचना, रैंक संरचना हो गई, किसमें कौन कौन सी रैंक क्या क्या होती हैं, उसके बारे में पूछ लिया आपसे। 4 रैंक दे दी अलग अलग फोर्सेस की, फिर आपसे पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र आदि, इनके बारे में जो पुरस्कार जो दिए जाते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। हाल ही में जो सैन्य अभ्यास हुए हैं, किस किस के बीच में कौन कौन से सैन्य अभ्यास कहाँ कहाँ हुए हैं, तो ये आपको करंट से जोड़ के रखना है, ठीक है। खेलकूद, स्पोर्ट्स आ गया आपका, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, नेशनल इंटरनेशनल गेम हो गए आपके, ट्रॉफियां हो गई, खिलाड़ियों की संख्या हो गई और महत्वपूर्ण खेल शब्दावली होगी आपकी, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ लेना है। आपको मैंने बोला स्पोर्ट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। करंट अफेयर 2025 को भी आपको, वर्तमान में नियुक्तियां कौन कहां क्या है, 2025 का बजट हो गया, भारत की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, ठीक है, क्या कहानी रही उसके अंदर, जो भी है एक बार पढ़ लेना। और प्रमुख राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, ठीक है, इनको भी एक बार देख लेना भाई, ठीक है। संक्षिप्तकरण, अच्छा, यूनेस्को हो गया, WHO होगा, नाटो होगा, DRDO, इसरो आदि के पूर्ण रूप, ठीक है, बहुत सी ऐसी कुछ आएंगी डिफेंस से जुड़े हुए शॉर्ट नेम, उनकी आपको पता होना चाहिए। फिर उनकी थोड़ी बहुत डिटेल भी आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर महत्वपूर्ण दिवस हो गए आपके, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस हो गए, जैसे सेना दिवस हो गया 15 जनवरी, आपसे आर्मी एयरफोर्स डे पूछ लेता है, इसी हिसाब से। पुरस्कार हो गए आपके, नोबेल पुरस्कार, पद्म पुरस्कार 2025 और वीरता पुरस्कार पूछ ले, किताबें या लेखक पूछ ले, प्रसिद्ध पुरानी और नई चर्चित बुकें पूछ ले, संस्कृति में आपके भारत के प्रमुख लोक नृत्य, त्योहार और भाषाएं पूछ सकता है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना भाई, ठीक है। रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां, डिफेंस जीके, एक बार फिर से रक्षा संबंधी सिर्फ मैंने कवर की है क्योंकि इससे थोड़े से क्वेश्चन उठने की ज्यादा संभावना है। सेना की कमांड, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 7 कमांड और उनके मुख्यालय आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण दिवस ये मैंने बता दिया। सैन्य प्रशिक्षण संस्थान एकेडमी, NDA, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। खड़गवासा भारतीय सैन्य अकादमी, IMA देहरादून, ठीक है। मिसाइल और टैंक, ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी मिसाइलें और अर्जुन T-19, भीषण टैंक, थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है। हमारे पास में क्या क्या है, कितने क्या है, क्या नहीं है, तो जो आपको ऑनलाइन डाटा मिल जाता है, जीके में जो डाटा मिल जाता है उसको पढ़ के याद करके आपको रखना है भाई, ठीक है। उसके बाद में जय हिंद भाई। जीके के लगभग अगर इतने टॉपिक आप पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन का टाइप मैंने आपको दे दिया है, टॉप 20 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, उस लेवल से आपके क्वेश्चन उठेंगे। ये टॉपिक्स अगर आप मोटे मोटे पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो जीके में आप झंडा गाड़ सकते हैं भाई, ठीक है। बाकी नेक्स्ट कोशिश रहेगी मैथ के कुछ क्वेश्चन आपके मोस्ट कवर करा के, मोस्ट टॉपिक आपको बताकर फिर एक शानदार सा सेम एग्जाम के जैसा मॉडल सेट लेके आएंगे आप लोगों के लिए। बताना किसको सही लगा, इस हिसाब से अगर आपको सही लग रहा है तो कंटिन्यू लेके आएंगे, नहीं लग रहा तो फिर नहीं लेके आएंगे, यहीं रोक देंगे भाई, ठीक है। तो जरूर बताना है, और कितने आपने, जो मैंने 20 क्वेश्चन कराए उसमें से आपने कितने सही किए ये जरूर बताना है, ठीक है। वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।